हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ जो पहला रिवीजन लेक्चर मैंने आप लोग को दिया है रेसिडेंशियल स्टेटस का, वो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आपने वो क्लास मिस कर दिया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके रेसिडेंशियल स्टेटस को भी रिवाइज कर लीजिए। उसको हम लोगों ने 45 मिनट्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा रिवाइज किया हुआ है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमारा टारगेट है कि हमें हाउस प्रॉपर्टी को सुपर फास्ट तरीके से अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर करते हुए हमें इसे रिवाइज करना है। तो आइए, बिना देरी के हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पास आता है बेसिस ऑफ चार्ज। किसी भी हेड में जब इनकम क्वालिफाई करती है तो उसे बेसिस ऑफ चार्ज के थ्रू क्वालिफाई करवाया जाता है। अगर बेसिस ऑफ चार्ज की कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाएगा तो इनकम उस हेड के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सकती है। तो हाउस प्रॉपर्टी का बेसिस ऑफ चार्ज का पहला पॉइंट कहता है कि प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसी प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आएगी जिस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग है और लैंड अपर टेनेंट देयर टू है। ये लैंड अपर टेनेंट देयर टू क्या होता है सर? ये बिल्डिंग के साथ जो ओपन एरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं लैंड अपर टेनेंट देयर टू। बिल्डिंग के साथ ये गार्डन का एरिया हो सकता है, बिल्डिंग के साथ ये पार्किंग का एरिया हो सकता है, बिल्डिंग के साथ ये कोई भी ओपन एरिया हो सकता है। बिल्डिंग का होना मस्ट है, ओपन एरिया हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिल्डिंग का होना मस्ट है। अगर बिल्डिंग नहीं है तो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। दैट मीन्स कि अगर आप वेकेंट लैंड को लेट आउट करते हो और वहां से कोई रेंटल इनकम आती है तो वो इनकम आपकी क्वालिफाई करेगी या तो अदर सोर्सेस में या तो पीजीबीपी में। दूसरी कंडीशन है कि सर असेसी को ओनर होना चाहिए उस बिल्डिंग का, उस हाउस प्रॉपर्टी का। अगर आप ओनर नहीं है, आप खुद एक टेनेंट हैं और आपने प्रॉपर्टी सबलेट करके रेंटल इनकम कमाई है, तो वो रेंटल इनकम अदर सोर्सेस में जाएगी। आप अगर ओनर हैं बिल्डिंग के, तभी आपका रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक घर है जो मैंने आपको किराए पे दिया और मैं आपसे 50,000 रुपए महीना किराया लेता हूं, तो ये जो रेंटल इनकम 50,000 रुपए की मुझे मिल रही है, ये मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। आपने इसी घर को अपने दोस्त को किराए पे दे दिया 60,000 रुपए पे, आपका दोस्त आपको किराया दे रहा है 60,000 रुपए का, तो आपको जो 60,000 रुपए का किराया मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि आप टेनेंट हैं प्रॉपर्टी में। आपने इसे सबलेट किया है, तो आप जो 60,000 रुपीज अर्न करेंगे वो अदर सोर्सेस में जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज, ओनर के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है डीम्ड ओनर का। ओनर का मतलब ये नहीं कि आपके नाम पे टाइटल होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का, आपके नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए हाउस प्रॉपर्टी की, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर हम डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मतलब भले आपके नाम पे टाइटल नहीं है हाउस प्रॉपर्टी का, लेकिन फिर भी आपको उसका ओनर मान के चला जाएगा। इस पॉइंट को अपन लास्ट में टेकअप करेंगे। तो पहली कंडीशन कि सर रेंटल इनकम बिल्डिंग की हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अगर बिल्डिंग नहीं है तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में क्वालिफाई नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन, आप उस बिल्डिंग के ओनर होने चाहिए। अगर आप ओनर नहीं है तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्वालिफाई नहीं करेगी। और तीसरी कंडीशन आती है कि आप हाउस प्रॉपर्टी को किसी भी काम में यूज करें। हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज फॉर एनी पर्पस, किसी भी काम में यूज करें, लेकिन आप उसमें अपना बिजनेस और प्रोफेशन ना रन करें। अगर आप उसमें अपना बिजनेस और प्रोफेशन रन करते हैं तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाती है, वो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती है, वो बिल्डिंग पीजीबीपी में कवर होती है। राइट? मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में मैं अपना कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूं, तो अब वो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में क्वालिफाई नहीं करेगी, वो बिल्डिंग पीजीबीपी में क्वालिफाई करेगी। मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने आपको किराए पे दे दी, आप उस बिल्डिंग में रहते हो, तो जो रेंटल इनकम आएगी वो कहां पर आएगी? वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। मैंने आपको बिल्डिंग रेंट पे दी, आप उस बिल्डिंग में अपनी कोचिंग रन कर रहे हो, आप अपनी कोचिंग रन कर रहे हो, तो भैया मेरे को जो रेंट मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। मतलब टेनेंट उस प्रॉपर्टी में रहता है कि धंधा करता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अगर उस प्रॉपर्टी पे धंधा कर रहे हो, मतलब बीइंग अ ओनर ऑफ द बिल्डिंग, अगर आप उस प्रॉपर्टी में धंधा कर रहे हो तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी इस हेड में नहीं आती है, वो चली जाती है अंडर द हेड पीजीबीपी। राइट? इसके बाद एक चौथा पॉइंट आता है, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है एज अ स्टॉक इन ट्रेड,
मतलब आप रियल एस्टेट एजेंट हो या फिर आप रियल एस्टेट एजेंट हो या फिर आप खुद बिल्डिंग्स क्या करते हो, कंस्ट्रक्ट करा के बेचते हो, ठीक है ना, रियल एस्टेट डेवलपर हो आप। तो अब वो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करी हुई है, तो वो भी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ही टैक्सेबल होगी। तो अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसे आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड किया हुआ है, तो वो भी इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। लेकिन एक सेक्शन है 23(5), वो कहता है कि इस घर का एनएवी जो होगा वो नील होगा फॉर 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड इफ नॉट लेट आउट फॉर सच पीरियड। मतलब मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, जो आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करी हुई है। आपके पास एक बिल्डिंग है जिसे आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड किया हुआ है, और इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 19-20 में। मान लो 1 जुलाई 19 को आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब इसके एंड से 2 साल तक, 2 साल कब एंड होंगे सर? ये अगर आपका 19-20 है तो ये 20-21 होगा, और ये आपका 21-22 होगा। अगर इसके एंड से 2 साल तक, यहां से 2 साल तक अगर ये प्रॉपर्टी किराए पर नहीं उठती है, वो प्रॉपर्टी जो आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखी हुई है, बेचने के लिए रखी हुई है, अगर ये प्रॉपर्टी इधर से लेकर इधर तक जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उसके एंड से लेकर 2 साल तक अगर किराए पर नहीं उठती है, तो इसका एनएवी क्या ले लिया जाएगा, नील ले लिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर ये किराए पर नहीं उठती है, तो यहां पर इसको डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। इसको यहां पर डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। कुल मिला के क्रक्स ये निकलता है कि साहब अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है जो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, अगर इसका असेसमेंट होगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही होगा। दूसरा, अगर आपका ये हाउस प्रॉपर्टी जिस ईयर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उसके एंड से 2 साल तक किराए पे नहीं उठती है, वो हाउस प्रॉपर्टी जो आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी हुई है, जिस ईयर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उसके एंड से 2 साल तक अगर ये प्रॉपर्टी किराए पर नहीं उठती है, तो इसका एनएवी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। मतलब कि सरकार ने आपको एक तरीके का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को हेल्ड किया हुआ है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही क्वालिफाई होती है, वो पीजीबीपी में नहीं जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ये आपका स्टॉक इन ट्रेड है। भाई लोगों का लॉजिक हो सकता है ना कि ये घर तो स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब ये बेचने के लिए बनाया गया है या बेचने के लिए खरीदा गया है, तो ये पीजीबीपी में जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, भले वो स्टॉक इन ट्रेड है, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही क्वालिफाई करेगी, लेकिन आपको एक रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि जिस ईयर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उसके एंड से 2 साल तक अगर ये प्रॉपर्टी किराए पर नहीं उठती है, उसके एंड से 2 साल तक अगर ये प्रॉपर्टी किराए पर नहीं उठती है, तो इसका एनएवी हम लोग क्या ले लेंगे, नील ले लेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर ये किराए पर नहीं उठती है, तो उसका एनएवी डीम्ड लेट आउट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। उसका एनएवी डीम्ड लेट आउट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर कहीं भगवान की कृपा हो गई और बीच में कहीं पर ये किराए पर उठ गई, तो फिर ये वाला प्रोविजन आपका एप्लीकेबल ही नहीं होगा। बीच में अगर ये कहीं पर किराए पर उठ गई तो फिर ये वाला प्रोविजन आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। राइट? अच्छा, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है? जब आपको रेंट बिल्डिंग का भी मिल रहा होता है और बिल्डिंग में लगी हुई असेट्स का भी मिल रहा होता है। जैसे मैंने आपको अपना घर किराए पे दिया और उस घर पे मैंने फर्नीचर इंस्टॉल कर रखा था, बेड था, टेलीविजन था, रेफ्रिजरेटर था, वॉशिंग मशीन था, जो भी सुख सुविधाएं आपको रहने के लिए चाहिए होती थी वो सब सुख सुविधाएं उस घर के अंदर मैंने इंस्टॉल करके आपको दी थी। बस वो घर रेडी टू मूव था, अपने बस कपड़े लेकर आइए और रहना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अपने साथ कोई भी सामान लेकर नहीं आना है, मतलब मैंने आपको एक फर्निश्ड एकोमोडेशन किराए पे दिया। तो अब यहां पर एक्ट बोलता है कि सर अगर आप असेट का रेंट और बिल्डिंग का रेंट सेग्रीगेट कर सकते हो,
अगर आप असेट का रेंट और बिल्डिंग का रेंट सेग्रीगेट कर सकते हो तो बिल्डिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा और असेट का रेंट या तो पीजीबीपी में चला जाएगा या तो अदर सोर्सेस में चला जाएगा। अब अगर आपका धंधा ही है कि आप फर्निश्ड एकोमोडेशन ही देते हो तो उस केस में असेट का रेंट कहां पर चला जाएगा, पीजीबीपी में। लेकिन आपका धंधा नहीं है, ये ओकेजनल हुआ, आप मेरे बहुत खास थे, मेरे मिलने वाले थे, इसलिए मैंने आपको अपनी असेट्स भी किराए पर दे दी, तो ऐसे केस में ये जो असेट्स का रेंट होगा ये आपका अदर सोर्सेस में चला जाएगा। तो कंपोजिट रेंट क्या होता है, जब आप बिल्डिंग का रेंट और असेट का रेंट एक साथ लेते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट रेंट। और जहां पर ये रेंट हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं, जहां पर हम इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं वहां पे बिल्डिंग का जो लेट आउट है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाता है और अदर असेट्स का जो लेट आउट है वो या तो पीजीबीपी में जाता है या तो अदर सोर्सेस में जाता है। लेकिन अगर आप उसे सेपरेट ही नहीं कर सकते, आप उसे सेपरेट ही नहीं कर सकते, मान लो मैं आपसे 50,000 रुपए ले रहा हूं, इस 50,000 में बिल्डिंग का रेंट कितना है और असेट का रेंट कितना है ये नहीं पता, हम केवल आपसे 50,000 ले रहे हैं, हम इसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते। इफ लेट आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर असेट्स आर इनसेपरेबल, इसे अलग नहीं किया जा सकता, तो उस केस में पूरा का पूरा 50,000 रुपए या तो पीजीबीपी में चला जाएगा या तो अदर सोर्सेस में चला जाएगा। बात समझा? अगर बिल्डिंग के लेट आउट को और असेट के लेट आउट को सेपरेट किया जा सकता है, अगर बिल्डिंग के लेट आउट को असेट के लेट आउट को दोनों को सेपरेट किया जा सकता है तो बिल्डिंग का किराया अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा और असेट का किराया अंडर द हेड पीजीबीपी या अदर सोर्स चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों को सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं तो बिल्डिंग और असेट दोनों का किराया अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्सेस में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि सर हम ये कंप्यूटेशन कैसे करते हैं अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो कंप्यूटेशन के लिए सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ता है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी में से आप माइनस करवाते हो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। जरा ध्यान से देखिएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, एक वर्ड स्ट्रेस करना है पेड और दूसरे वर्ड पे स्ट्रेस करना है ओनर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं हुआ, ड्यू हुआ लेकिन पे नहीं हुआ, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां पर क्लियरली जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड यूज किया गया है पेड, इट मस्ट बी पेड, मतलब आपकी जेब से म्युनिसिपल टैक्सेस के नाम का पैसा निकलना चाहिए। दूसरा, ये म्युनिसिपल टैक्सेस किसने दिए हैं? सर ये म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर ने दिए हैं। इसका मतलब कि अगर म्युनिसिपल टैक्सेस टेनेंट ने दिए होंगे तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने बीइंग अ ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पकड़ते हैं, जीएवी, जीएवी में से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस पे अलाउ होते हैं और जो ओनर ने पे किए होते हैं वही अलाउ होते हैं, जो टेनेंट ने पे किए होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। जो रिजल्ट निकल कर आता है उस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं एनएवी, और एनएवी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है? सर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% ऑफ एनएवी की। सर ये क्यों मिलती है? सर ये डीम एक्सपेंस है जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है ऑन अकाउंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी ले रखा है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस होता है, उसका रिपेयर मेंटेनेंस होता है। उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आपको डीम बेसिस पे नोशनल बेसिस पे 30% ऑफ एनएवी का खर्चा अलाउ हो रहा है। एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो आपको अलाउ नहीं होगा। आपने कोई खर्चा किया है तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 30% ऑफ एनएवी। दैट मींस अगर आपने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर 30% ऑफ एनएवी, और आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे लाखों रुपए खर्च किए हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर 30% ऑफ एनएवी ओनली। और इस एनएवी में से एक और डिडक्शन मिलती है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की। अगर आपने लोन लेकर घर खरीदा है, घर कंस्ट्रक्ट करवाया है, रिपेयर करवाया है, रिनोवेशन करवाया है, तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेस के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए आपने जो लोन लिया है उस लोन पे जो आपने इंटरेस्ट दिया है उस इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर केवल आपको 3 तरीके की डिडक्शन मिलती है। एक होता है म्युनिसिपल टैक्सेस की जो कि पेड बेसिस पे अलाउ होती है, जब ओनर ने दिया होता है। दूसरा खर्चा आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का 30% का, ये नोशनल एक्सपेंडिचर है फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और आपको डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की, उस लोन पे जो आपने घर खरीदने के लिए, घर कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, घर रिपेयर कराने के लिए, रिनोवेट कराने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए लिया था। राइट, इसके बाद
आता है कि सर ये GAV कैसे कैलकुलेट होती है। GAV कैलकुलेट करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है। एक आपको चाहिए फेयर रेंट, एक आपको चाहिए म्युनिसिपल रेंट, एक आपको चाहिए स्टैंडर्ड रेंट और एक आपको चाहिए एक्चुअल रेंट। हम लोग क्या करते हैं, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट में जो हायर होता है वो ले लेते हैं, इन दोनों में जो हायर होता है वो ले लेते हैं, उस हायर को हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, जो लोअर होता है वो ले लेते हैं। फेयर रेंट क्या होता है सर, जिस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है उस एरिया में जो रेंट चल रहा है दैट इज फेयर रेंट। म्युनिसिपल रेंट क्या होता है या म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, ये वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे म्युनिसिपल अथॉरिटीज आपसे म्युनिसिपल टैक्सेस कलेक्ट करती हैं। तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू इन दोनों में जो हायर है उसे पकड़ लिया जाएगा, इस हायर को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया जाएगा। सर ये स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, दिस इज रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, दिस इज रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो हायर है उस हायर को कंपेयर करवाया जाता है आपके स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में जो लोअर होता है उसको पकड़ लिया जाता है और इस लोअर को हम एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट। तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर सच हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर इज टू बी टर्म्ड एज एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को बेटा हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों में जो हायर होता है वो आपके लिए क्या बन जाता है, GAV। आइए मैं एक बार आपको छोटा सा यहां पे समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है सर, सबसे पहले आपको पकड़ना है फेयर रेंट। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू इन दोनों में जो हायर है उसको पकड़ लीजिएगा, इस हायर को आप कंपेयर करवा दीजिएगा स्टैंडर्ड रेंट से, इनमें से जो लोअर होगा उसको आप लोग बोल दीजिएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन बेटा आप एक्चुअल रेंट से करा लीजिएगा और दोनों में जो भी हायर होगा दैट इज योर GAV। ठीक है, अब बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस की। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या है सर, म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम GAV इफ पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ओनर ने नहीं दिया है तो आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा। डिडक्टेबल इन प्रीवियस ईयर ऑफ पेमेंट इवन इफ दे रिलेट टू पास्ट ईयर। तो अब वो क्या बोल रहा है कि म्युनिसिपल टैक्सेस का खर्चा आपको पेड बेसिस पे अलाउ होता है। म्युनिसिपल टैक्सेस का जो खर्चा है मेरे बेटा ये आपको पेड बेसिस पे अलाउ होता है। ठीक है, तो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे होंगे, चाहे ये पास्ट ईयर के हो, चाहे ये प्रेजेंट ईयर के हो, चाहे ये फ्यूचर ईयर के हो, जितना भी करंट ईयर में आप म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे उस सब का डिडक्शन आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो पिछले साल को रिलेट करते हो, चाहे वो करंट ईयर को रिलेट करते हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर को रिलेट करते हो, हर एक का डिडक्शन आपको दे दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है सर क्या होगा अगर हमारा घर कुछ समय के लिए वेकेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा अगर हमारा घर कुछ समय के लिए वेकेंट है, इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपका घर पूरे साल के लिए लेट आउट है, इफ लेट आउट फॉर होल ईयर, अगर आपका घर पूरे साल के लिए लेट आउट है तो आपका ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आपका ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका घर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वेकेंट है, इफ हाउस प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, if house property is vacant for part of the year, तो क्या होगा, मतलब पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वेकेंट है, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ये वेकेंट है, तो क्या होगा। तो सर इस केस में सबसे पहले आप ये चेक करो क्या आपका एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, क्या आपका एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। अगर ज्यादा है यस, तो आपका जो GAV है वो है एक्चुअल रेंट, और अगर नहीं है नो। तो चेक करो क्या एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से इस वजह से कम है क्योंकि वैकेंसी है। अगर घर खाली ना होता तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर होता या उससे ज्यादा होता। तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से इसलिए कम है क्योंकि वैकेंसी है। अगर ये रीजन है यस, देन ऑल्सो आपका GAV जो है वो एक्चुअल रेंट के बराबर हो जाए, और अगर नहीं तो ऐसे केस में आपका GAV जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर। आइए मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं तो आपको बात क्लियर हो। एग्जांपल सपोज करो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है 12,000 रुपीज पर मंथ।
आपका एक्सपेक्टेड रेंट है बेटा 12,000 रुपीज पर मंथ, और आपका एक्चुअल रेंट है 14,000 रुपए पर मंथ। आपका एक्चुअल रेंट है 14,000 रुपए पर मंथ। और इस केस में मान लीजिए आपके पास वैकेंसी है 2 महीने की, आपके पास वैकेंसी है 2 महीने की, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपका एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का निकलेगा 12,000 इंटू 12, 1,44,000, और आपका एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का निकलेगा 14,000 इंटू 10, 1,40,000। अब जरा देख के बताओ, अगर वैकेंसी ना होती, अगर ये 2 महीने की वैकेंसी ना होती तो हमारे पास 28,000 रुपए और आते। कैसे? 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, हमारे पास 28,000 रुपए और आते। और अगर मैं 1,40 में 28,000 रुपए ऐड कर देता तो मेरा एक्चुअल रेंट 1,68,000 होता। मतलब अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा एक्चुअल रेंट मेरे एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। तो ऐसे केस में आपका GAV क्या बनेगा? आपका GAV बनेगा AR, दैट इज एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी। इफ देयर वुड हैव बीन नो वैकेंसी, then AR would have been higher than ER। तो आपका जो AR है वो हायर देन होता ER, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लो। सपोज इन अबव एग्जांपल आपका जो एक्चुअल रेंट है वो 10,000 रुपए महीना है। तो इस केस में क्या होगा? आपका एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का निकलेगा, 12,000 इंटू 12, 1,44,000, और आपका एक्चुअल रेंट आएगा 10,000 इंटू 10, 1,00,000। तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, लेकिन वैकेंसी की वजह से कम नहीं है, क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं होती तो आपके पास बहुत ज्यादा कितना किराया और आ जाता? अगर वैकेंसी ना होती तो आपके पास 20,000 रुपए और आ जाते, यानी कि आपका टोटल एक्चुअल रेंट 1,20,000 होता, और 1,20,000 तो एक्सपेक्टेड रेंट से कम ही होता। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहे हैं वैकेंसी तो बहाना है, अगर वैकेंसी ना भी होती तो भी आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता। और अगर ऐसा है तो इस केस में हम लोग GAV किसको बनाएंगे? एक्सपेक्टेड रेंट को, दैट इज 1,44,000 को। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका AR ER से कम है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, अगर AR ER से कम है मतलब एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो उस केस में मेरे बेटा आप एक्चुअल रेंट को ही GAV बनाओगे। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है और उसका रीजन वैकेंसी नहीं है, तो उस केस में आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपका GAV बन जाता है। देखिए, कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का। जब कभी भी वैकेंसी हो सम पीरियड के लिए तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए पूरे साल का, एक्चुअल रेंट निकालिए लेट आउट पीरियड का, और कंपेयर कर लीजिए। अगर AR ER से ज्यादा है तो GAV AR बन जाएगा, अगर AR ER से कम है वैकेंसी की वजह से तो GAV AR बन जाएगा, और अगर AR ER की वजह से कम है ड्यू टू अदर रीजन, मतलब वैकेंसी उसका कारण नहीं है, तो GAV क्या बन जाएगा? ER। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आते हैं कि अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है जो कि लेट आउट है कुछ समय के लिए और सेल्फ ऑक्यूपाइड है कुछ समय के लिए। अभी आपने क्या किया था? अभी आपने किया था कि ये लेट आउट थी सम पार्ट ऑफ द ईयर के लिए और वेकेंट थी सम पार्ट ऑफ द ईयर के लिए। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ये लेट आउट है फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर और सेल्फ ऑक्यूपाइड है सम पार्ट ऑफ द ईयर। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आप एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का निकालोगे, एक्चुअल रेंट जो है वो आप लेट आउट पीरियड का निकालोगे और दोनों को कंपेयर कर दोगे।
दोनों में जो भी हायर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, जीएवी। देखिए, कैलकुलेट करिए एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, कैलकुलेट करिए एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का, और दोनों में जो हायर है उसे आप क्या बना देंगे, जीएवी। बेटा जमीन आसमान का अंतर है लेट आउट प्लस वैकेंसी में और लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड में। लेट आउट प्लस वैकेंसी में और आपका लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड में, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इन दोनों को सेम मत समझ लेना। अगर वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता है तो हम एक्चुअल रेंट को जीएवी बना देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एआर ईआर से कम है। ये एक लौता एक्सेप्शन है पूरे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जहां पर एआर ईआर से कम होने के बावजूद भी जीएवी बन जाता है। लेकिन जब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस आता है तो हम लोग दिमाग नहीं लगाते, हम एआर कैलकुलेट करते हैं लेट आउट पीरियड का, ईआर कैलकुलेट करते हैं पूरे साल का, दोनों में जो भी हायर होता है उसी को हम लोग क्या डिक्लेयर कर देते हैं, जीएवी। इसके बाद आता है कि अगर आपके पास घर है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपके पास कोई घर है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस केस में क्या होगा, उस केस में उसकी जीएवी निल हो जाएगी, डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स आपको अलाउड नहीं होगी और उस घर की एनएवी क्या आएगी, निल। तो अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो उसका जीएवी निल होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे करे हैं वो आपको अलाउ नहीं होंगे और उस घर की एनएवी क्या आएगी, निल। और मैक्सिमम कितने घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, सर मैक्सिमम 2 ही घर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं। आप 2 से ज्यादा घर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हो तो उस केस में डीम्ड टू बी लेट आउट का केस आ जाता है। अगर आपके पास मोर देन 2 हाउसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो किसी भी दो घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाएगा और डील किया जाएगा अकॉर्डिंगली। मतलब उसकी एनएवी निल हो जाएगी। और जो आपके 2 के अलावा घर है, रिमेनिंग जो हाउसेस हैं, उन्हें डीम्ड टू बी लेट आउट बना दिया जाएगा और उनका जीएवी हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब मान लो आपके पास 3 घर हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। आपके ये तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। तो इस केस में सरकार बोलती है कि आप किसी भी 2 घर को, एनी 2 हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, और जब आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लोगे तो उसका एनएवी निल हो जाएगा। और जो रिमेनिंग हाउस है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, डीम्ड टू बी लेट आउट कर देते हैं। और डीम्ड लेट आउट में जो जीएवी होती है वो एक्सपेक्टेड रेंट होती है। डीम्ड लेट आउट के केस में जो जीएवी होती है वो एक्सपेक्टेड रेंट होती है। अब सरकार ने ये आप पर छोड़ा है कि आपको कौन से 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाना है, आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको कौन से 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ऐसे केस में हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन नंबर 1, हम इसमें हाउस 1 और हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाएंगे और हाउस 3 को हम लोग डीम्ड लेट आउट बनाएंगे और इसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। कॉम्बिनेशन नंबर 2 में हम लोग हाउस 2 और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाएंगे और हाउस 1 को डीम्ड लेट आउट बनाएंगे और इनकम कैलकुलेट करेंगे। कॉम्बिनेशन नंबर 3 में हम लोग हाउस 1 और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाएंगे और हाउस 2 को डीम्ड लेट आउट बनाएंगे और इनकम कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों सिनेरियोज में जहां पर आपका टोटल इनकम सबसे कम आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। सपोज करो कि इन 3 कॉम्बिनेशन पे, मतलब कॉम्बिनेशन 1 पे आपको इनकम आ रही है सपोज करो 1 लाख रुपए की, यहां पर इनकम आ रही है सपोज करो 50,000 रुपए की, और यहां पर इनकम आ रही है सपोज करो 70,000 रुपए की। तो असेसी कौन सा कॉम्बिनेशन पिक करेगा, सर असेसी पिक करेगा कॉम्बिनेशन नंबर 2। क्यों कॉम्बिनेशन नंबर 2 पिक करेगा, क्योंकि यहां पर जो ओवरऑल इनकम आ रही है वो कम आ रही है और हमें कोशिश यही करनी होती है कि टैक्स हम कम से कम पे करें। इसके लिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, इसके लिए जहां पर इनकम सबसे कम आ रही होगी उस ऑप्शन को हम लोग पिक करके चलेंगे। राइट जी सर। अब इसके बाद बचता है आपके पास कि अगर आपके पास घर है और उसका पार्ट ऑफ द पोर्शन लेट आउट है, पार्ट ऑफ द पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लाइक आपके पास एक घर है 3 मंजिल का,
लाइक आपके पास एक घर है 3 मंजिल का, ये है उसकी ग्राउंड फ्लोर, ये है उसका फर्स्ट फ्लोर, ये है उसका सेकंड फ्लोर। आपने फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है और हाउस जो सेकंड पोर्शन है वो आपने लेट आउट कर रखा है और जो ग्राउंड पोर्शन है वो आपने लेट आउट कर रखा है। दैट मीन्स कि आपने 2/3 ऑफ द हाउस लेट आउट किया हुआ है, 1/3 ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है। तो जो आपने 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है उसका NAV क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। जो 1/3 आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है उसका NAV नील हो जाएगा। और जो 2/3 आपका लेट आउट है, इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करोगे 2/3 के लिए। पूरे घर के एक्सपेक्टेड रेंट को 2/3 में कन्वर्ट कर दोगे, एक्चुअल रेंट निकालोगे, इनमें से जो हायर है उसे आप GAV बोल दोगे। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस का 1/3 कर दिया जाएगा और जो 2/3 कर दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड है उसका भी क्या कर दिया जाएगा? 2/3 कर दिया जाएगा। तो जो लेट आउट पोर्शन है उसके सारे के सारे आइटम्स को हम लोग क्या करेंगे? 2/3 के प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 2/3 आपका लेट आउट है और 1/3 जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी NAV क्या हो जाएगी? नील। आइए देखिए क्या कह रहा है कि सर जो लेट आउट पोर्शन है, कंप्यूट करनी है इनकम ऑफ द लेट आउट पोर्शन नॉर्मली कंसीडरिंग द फॉलोइंग। ER shall be computed for the part of the property let out। तो एक्सपेक्टेड रेंट लेट आउट वाले पोर्शन का निकलेगा, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड होंगे लेट आउट वाली प्रॉपर्टी के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड अलाउड होगा लेट आउट वाली प्रॉपर्टी का। तो यही मैंने आपसे बोला कि एक्सपेक्टेड रेंट आप 2/3 निकालोगे, एक्चुअल रेंट तो ऑब्वियस है 2/3 ही निकलेगा क्योंकि यहां से रेंट आएगा और यहां से रेंट आएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस का खर्चा, आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पूरे घर के दिए होंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पूरे घर के दिए होंगे, लेकिन अलाउड आपको 2/3 ही होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड भी आपने पूरे घर का दिया होगा, लेकिन अलाउड 2/3 ही होगा। बात समझा कि नहीं समझा? एक्सपेक्टेड रेंट 2/3 हो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस 2/3 हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 2/3 हो जाएगा। 2/3 का लॉजिक क्या है? जितना पोर्शन लेट आउट है उतने प्रपोर्शन का ही एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा, उतने ही प्रपोर्शन का म्युनिसिपल टैक्स होगा, उतने ही प्रपोर्शन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड भी होगा। राइट? इसके बाद जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसकी GAV नील हो जाएगी, म्युनिसिपल टैक्सेस आपको अलाउ नहीं होंगे, उसकी NAV भी क्या हो जाएगी? नील ही हो जाएगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपको रेंट रियलाइज्ड नहीं हुआ तो क्या होगा। आपके पास रेंट अगर रियलाइज नहीं होगा क्या होगा? तो अनरियलाइज रेंट का हमें क्या करना है? आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है उसमें हम अनरियलाइज रेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है उसके अंदर हम अनरियलाइज्ड रेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे अगर 4 कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएं। पहली कंडीशन टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, मतलब कि गुड फेथ पे आपने किराए पे मकान दिया था, आपको नहीं पता था कि किराएदार आपका डिफॉल्ट कर जाएगा, आपने इस उम्मीद पे दिया था कि वो आपको किराया टाइम टू टाइम देता रहेगा, जो भी उसका इंस्पेक्शन कराना था, बैकग्राउंड चेकिंग करानी थी, आपने सब कराया था, तो आपने गुड फेथ में उसको दिया था। डिफॉल्टिंग टेनेंट है, उसने आपका हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दिया हो? वेकेट कर दिया हो। तो अगर आपको रेंट नहीं मिला है तो आपने किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी से क्या कर दिया है? निकाल दिया है। आपका जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो आपकी किसी और हाउस प्रॉपर्टी में किराएदार ना हो। अगर वो डिफॉल्टिंग टेनेंट 2 घरों में किराएदार है और उसने हाउस 1 का किराया नहीं दिया है तो हमें उसे हाउस 1 से भी निकालना है और हाउस 2 से भी निकालना है। इसके बाद असेसी ने उसके ऊपर लीगल स्टेप्स इनिशिएट कर दिए हों ताकि वो रेंट की रिकवरी कर सके। ठीक है, तो 4 कंडीशंस, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, जो आपका डिफॉल्टिंग टेनेंट है आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया होना चाहिए, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए, और चौथी कंडीशन कि आपने अपना अनरियलाइज रेंट रिकवर करने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हो, या फिर आप असेसिंग ऑफिसर को यह सेटिस्फाई कर दें कि ये प्रोसीडिंग से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे कि मान लो जो किराएदार है उसकी डेथ हो गई, डिफॉल्टिंग टेनेंट की डेथ हो गई, तो जो बंदा ही नहीं रहा उसके ऊपर केस कैसे करोगे? कोई फायदा नहीं है। या फिर वो बंदा बहुत बड़ा बाहुबली है, उसके ऊपर केस कर भी देंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको ये एओ को प्रूव करना पड़ेगा कि या तो भैया हमने लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है, या फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि लीगल प्रोसीडिंग्स करने से कुछ होने वाला नहीं है।
राइट तो अनरियलाइज रेंट जो है, मोटा मोटा क्या समझ में आया, अनरियलाइज रेंट जो है वो एक्चुअल रेंट का पार्ट नहीं बनेगा, अनरियलाइज रेंट जो है वो एक्चुअल रेंट का पार्ट नहीं बनेगा अगर चार कंडीशंस जो है वो पूरी हो जाती हैं। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, इसको आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक नोशनल एक्सपेंडिचर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आपको अलाउ किया जाता है 30% ऑफ एनएवी का। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड क्या है, आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है, घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया है, रिपेयर रिनोवेशन के लिए अगर आपने लोन लिया है और उसका आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उस इंटरेस्ट का खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाता है। अब यहां पर मान लो आपने घर कंस्ट्रक्ट करवाना है या फिर घर परचेज करना है, घर कंस्ट्रक्ट करवाना है या फिर आपने घर परचेज करना है, तो इस इंटरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। मान लीजिए आपने लोन लिया है, मान लीजिए आपने लोन लिया है आज 1/10/2014 को या 2015 को, 15 को, और आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, मान लीजिए आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है मान लीजिए 1 अगस्त 20 को। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से स्टार्ट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है जिस दिन से आपने लोन लिया है और आपका एंड होता है 31 मार्च, एंड होता है 31 मार्च फॉलिंग बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस दिन आपकी हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले की जो 31 मार्च है उधर तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है। दिस इज योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और एक बारी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो गया उसके बाद का जो पीरियड होता है उसे आप बोलते हो करंट पीरियड का इंटरेस्ट। अब जितना भी इंटरेस्ट आपने प्री पीरियड पे दिया है ये वाले पीरियड का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट कर लिया जाता है और ये आपको अलाउ किया जाता है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। राइट और ये जो करंट पीरियड का इंटरेस्ट होता है ये आपको अलाउड हो जाता है इन द सेम ईयर। राइट तो जब से आपने लोन लिया है टिल 31 मार्च फॉलिंग बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ लोन टिल 31 मार्च फॉलिंग बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। दैट मीन्स अगर 1/10/15 को लोन लिया है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 अगस्त 2020 को, तो 1 अगस्त 2020 से पहले की जो 31 मार्च है 31 मार्च 20 यहां तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चलता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने जितना भी इंटरेस्ट दिया है वो एक्यूमुलेट कर लिया जाता है और उसको 5 किस्तों में आपको अलाउ किया जाता है उस ईयर में जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, फ्रॉम द ईयर ऑन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीशन इज डन। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए एक बार यहां पर क्या बोल रहा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टिल द प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। accumulated interest is allowed in 5 installment commencing from the year in which the construction is completed, समझा दिया। करंट ईयर का इंटरेस्ट मतलब कि रिलेवेंट ईयर का इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है सेम ईयर में। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन अगर आपने लिया है रीपे करने के लिए ओरिजिनल लोन तो उसका भी आपको इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले आपने एसबीआई से हाउसिंग लोन लिया था, उसका आप किराया दे रहे थे, मतलब इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे। अब आपने एसबीआई के हाउसिंग लोन को पे करने के लिए आपने पीएनबी से हाउसिंग लोन ले लिया, तो जो पीएनबी के हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है वो भी आपको अलाउ हो जाएगा। अगर आपने लोन लेने के लिए ब्रोकरेज दी है, कमीशन दिया है, तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। अगर आपने लेट पेमेंट करा है इंस्टॉलमेंट का जिसकी वजह से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया है, वो इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आपने आउटसाइड इंडिया से लोन लिया है और इंटरेस्ट का पेमेंट करते वक्त आपने टीडीएस नहीं काटा है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट मींस इंडिया के बाहर से जब भी लोन लोगे इंटरेस्ट का पेमेंट करते वक्त टीडीएस काट लेना ताकि आपको उस इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, अब अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट जो आपको अलाउ होता है वो होता है या तो 2 लाख रुपए का या तो 30,000 रुपए का। 2 लाख रुपए का डिडक्शन कब मिलता है? जब आपने घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए लोन लिया होता है और आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम द ईयर
फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन इज टेकन। दैट मीन्स अगर आपने लोन लिया है 1/10/2015 को, तो 1/10/2015 एंड होगी 31 मार्च 16 को, और 31 मार्च 16 से 5 साल तक यानी कि 31 मार्च 21 तक अगर आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आपको डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपए की। और अगर आपने घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन नहीं लिया है, या फिर घर परचेस करने के लिए लोन नहीं लिया है, या फिर आपने कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो लोन लिया था लेकिन आपका घर 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 30,000 रुपए की। ध्यान रखिएगा, ये जो लिमिट है, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये रिस्ट्रिक्शन केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए लगाई गई है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो ये रिस्ट्रिक्शन आपकी एप्लीकेबल नहीं होने वाली है, राइट। इसके बाद आ जाता है कि अगर आपके पास एरियर्स ऑफ रेंट आते हैं या फिर आपके पास अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होती है, तो जिस ईयर में एरियर्स ऑफ रेंट मिलेंगे या फिर जिस ईयर में अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होगी, उस ईयर में ये एरियर और अनरियलाइज रेंट की रिकवरी टैक्सेबल हो जाएगी, और टैक्सेबल करते वक्त हमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाएगा। ये 30% है, राइट। तो जिस ईयर में आपका अनरियलाइज रेंट रिकवर होगा या फिर जिस ईयर में आपको एरियर ऑफ रेंट रिकवर होगा, उस ईयर में आपको 30% का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं, को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उसके एक से ज्यादा ओनर्स हैं, तो क्या होगा? जैसे समझिएगा मेरी बात को, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और इस हाउस प्रॉपर्टी के 4 हिस्से हैं, ठीक है। इस हाउस प्रॉपर्टी के 4 हिस्से हैं। ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, ये यूनिट 3 है, ये यूनिट 4 है। और इस हाउस प्रॉपर्टी के जो ओनर्स हैं वो A एंड B हैं। इस हाउस प्रॉपर्टी के जो ओनर्स हैं वो A एंड B हैं। इन्होंने क्या किया है? 1 एंड 2 यूनिट लेट आउट किया हुआ है। यूनिट 3 जो है वो A ने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और यूनिट 4 जो है वो B ने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, यूनिट 3 और यूनिट 4 का जो ट्रीटमेंट होगा वो इंडिविजुअली होगा, या फिर आप कह लो कि इंडिपेंडेंटली होगा। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड में इन लोग की GAV नील आएगी, म्युनिसिपल टैक्सेस नील आएंगे, NAV नील आएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील होगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 2 लाख या 30,000 जो भी लिमिट है वो इनको मिल जाएगी। सेम गोज विद बी की सेल्फ ऑक्यूपाइड की वैल्यू नील आएगी, म्युनिसिपल टैक्सेस नील रहेंगे, NAV नील आएगी, और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन नील रहेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 2 लाख और 30,000 इसको भी इंडिविजुअली अलाउ किया जाएगा। क्योंकि घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्योंकि घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो A के पास इंडिविजुअल अपना 2 लाख और 30,000 का लिमिट रहेगा, B के पास अपना इंडिविजुअल 2 लाख और 30,000 का लिमिट रहेगा। और जो आपका लेट आउट है, जो आपका लेट आउट है, इसका इनकम नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया जाएगा, इसका इनकम नॉर्मली कैलकुलेट हो जाएगा, और नॉर्मली कैलकुलेट होने के बाद वो डिवाइड कर दिया जाएगा बिटवीन A एंड B उनके ओनरशिप बेसिस पे। तो मैं मान के चल रहा हूं दोनों इक्वल ओनर्स हैं, तो जो भी इनकम निकलेगी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से, उसका आधा A को मिल जाएगा और आधा B को मिल जाएगा। आइए, को ओन्ड प्रॉपर्टी इज लेट आउट। अगर को ओन्ड प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कैलकुलेट करिए इनकम ऑफ द लेट आउट प्रॉपर्टी नॉर्मली, जैसे उसका एक सिंगल ओनर है। उसके बाद जो इनकम आपके पास निकल आई है, उस इनकम को आप डिवाइड कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप राइट। और अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कैलकुलेट करो ईच को ओनर सेपरेटली। तो हर एक को ओनर के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करी जाएगी। NAV नील निकल कर आएगी क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में NAV नील ही होती है। हर एक को ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का डिडक्शन मिलेगा, हर एक को ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का डिडक्शन मिलेगा 2 लाख या 30,000 रुपए रिस्पेक्टिवली, जो भी उनकी लिमिट होगी। अगर 2 लाख की कंडीशंस पूरी हो रही होंगी तो 2 लाख, अदरवाइज जो होगा वो आपका डिडक्शन मिलेगा 30,000 रुपीज का।
फॉलोइंग इनकम्स आर एग्जेम्प्ट अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फार्म हाउस की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती है। चैरिटेबल पर्पस वाली बिल्डिंग की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती है। जिस हाउस प्रॉपर्टी में आप बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होती है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और लोकल अथॉरिटी की जो बिल्डिंग है वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होती है। 6 केसेस हैं हमारे पास डीम्ड ओनर के, जब आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी होती है अपने स्पाउस को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। फोकस करिएगा, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब मिस्टर एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी मिसेस एक्स को, तो मिसेस एक्स रेंटल इनकम जो भी कमाएंगी उस पर टैक्स कौन देगा? मिस्टर एक्स देगा। अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है माइनर चाइल्ड को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, तो उस केस में माइनर चाइल्ड को जो भी रेंटल इनकम होगी वो उस ट्रांसफरिंग पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी जिसने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपके नाम पर हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं होती है, लेकिन आप ही को डीम किया जाएगा कि आप ओनर हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है तो आपको ओनर माना जाएगा। आप इम्पार्टिबल एस्टेट के होल्डर है तो आपको ओनर माना जाएगा। और अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी 12 साल के लिए लीज पे ली है तो आपको ओनर माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ओनर लेसर है, लेकिन आप ही को इनकम टैक्स पर्पस के लिए ओनर माना जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग का हाउस प्रॉपर्टी भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वो तो आप भूलेंगे ही नहीं। और शाम को आप लोगों से मिलते हैं बेटा एमसीक्यू सीरीज में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।